दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस, आरओ लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ टेट तथा सुपर टेट के पर्यावरण अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे वो हैं पारे पर मिनीमाता अभिसमय, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, भारत की आर्कटिक नीति, इसके अलावा डीप ओशन मिशन, भारत के नए रामसर स्थल, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करेंट मुद्दे का भाग 1। दोस्तों सबसे पहले पारे पर मिनीमाता अभिसमय के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, पारे पर मिनीमाता अभिसमय या मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के पक्षकारों के सम्मेलन की चौथी बैठक यानी COP4 2 खंडों में आयोजित हुई और पहला खंड 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ और दूसरे खंड का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में हुआ। दोस्तों बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया और इसमें मिनीमाटा अभिसमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैरकानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। हालांकि यह घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं, गैर बाध्यकारी है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मिनीमाटा अभिसमय। और आप जानते हैं कि जापान में मिनीमाटा व्याधि उत्पन्न हुई थी पारे का मछलियों के अंदर सांद्रण होने से। दोस्तों पारे पर मिनीमाटा अभिसमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। तो याद रखिएगा, पारा यानी मरकरी पर मिनीमाटा अभिसमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। तो याद रखिएगा वर्ष 2013। और ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी नगर मिनीमाटा के नाम पर रखा गया है जो 1950 के दशक में मिनीमाटा रोग का केंद्र बना था। मिनीमाटा रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली नर्वस सिस्टम संबंधी यानी तंत्रिका संबंधी बीमारी है। भारत ने वर्ष 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2018 में इसको रेक्टिफाई किया यानी इसकी अभिपुष्टि की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत ने मिनीमाटा अभिसमय पर 2014 में हस्ताक्षर किया और 2018 में इसकी पुष्टि की और ये अभिसमय वर्ष 2017 में लागू हुआ था। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों, जो पारे से संबंधित मिनीमाटा अभिसमय है उससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल में पारे पर मिनीमाटा अभिसमय का COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का चौथा सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में हुआ है। पारे पर मिनीमाटा अभिसमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। भारत ने वर्ष 2014 में इस पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2018 में इसकी अभिपुष्टि की थी और ये अभिसमय 2017 में लागू हुआ था। अब आइए दूसरे टॉपिक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, 22 मार्च 2022 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 117 देशों के PM 2.5 जो है पार्टिकल्स मैटर्स 2.5 आंकड़ों पर आधारित हैं। और देखिए दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता जो है ये शीर्ष 3 देश हैं, बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान। ये दोस्तों 2.5 PM सांद्रता के आधार पर विश्व के 3 बड़े देश बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान हैं। इस दृष्टि से भारत PM 2.5 सांद्रता में 58.1 जो है सांद्रता के साथ 5वें स्थान पर है।
दोस्तों देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 11 शहर शामिल हैं। भारत का कोई भी शहर, दोस्तों देखा जाए तो भारत का कोई भी शहर WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत विनिर्दिष्ट 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। तो दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो मात्रक है WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो दिशा निर्देश है उसमें विनिर्दिष्ट 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर पर भारत का कोई भी शहर इसको प्राप्त नहीं कर पाया है। तो ये आपने देखा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के बारे में। और इसमें दोस्तों देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 इसमें 117 देशों के देखिए पार्टिकल मैटर 2.5 आंकड़ों पर बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान शीर्ष देश हैं, और ये सांद्रता के आधार पर। अब आइए देखते हैं भारत की आर्कटिक नीति के बारे में। दोस्तों 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति यानी इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी जारी की गई, और इसका शीर्षक क्या था ये जानना जरूरी है। आर्कटिक नीति का शीर्षक है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण, यानी इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आर्कटिक नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। भारत की आर्कटिक नीति के 6 स्तंभ हैं, तो याद रखिएगा भारत की आर्कटिक नीति के 6 स्तंभ हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? देखिए, विज्ञान और अनुसंधान, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और इसके साथ राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। तो ये जानना जरूरी है। आर्कटिक नीति जो भारत की जारी की गई है 17 मार्च 2022 को, इसके 6 स्तंभ हैं और इसके बारे में आपने देखा। दोस्तों ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर्कटिक को सामान्यतः आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल के ऊपर के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, और 8 आर्कटिक देश जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका आर्कटिक परिषद का निर्माण करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 आर्कटिक देशों से आर्कटिक काउंसिल का निर्माण हुआ है, और भारत के आर्कटिक के साथ जुड़ाव की शुरुआत फरवरी 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक के लिए अपने पहले वैज्ञानिक अभियान को लॉन्च किया था। वर्ष 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को राष्ट्र को समर्पित किया गया, और वर्ष 2014 में दोस्तों कांग्स जॉर्डन में इंड आर्क नाम के भारत की प्रथम बहुसेंसर मूड वेधशाला की तैनाती आर्कटिक क्षेत्र में हुई थी। और वर्ष 2016 में भारत की सुदूर उत्तरी यानी नॉर्थ अर्नमोस्ट वायुमंडलीय प्रयोगशाला ये एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी की स्थापना ग्रुव बडेट में हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो आर्कटिक अभियान है इसमें 2007 में आर्कटिक के लिए अपना पहला वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया, और 2008 में यहाँ पर हिमाद्री की स्थापना की गई, और इसके अलावा आर्कटिक में इंड आर्क नाम से भारत की पहली सेंसर मूड वेधशाला निर्मित की गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों डीप ओशन मिशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए 16 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन यानी DOM जिसको कहा गया है डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया, और इस अभियान को 5 वर्ष की अवधि 2021 से 2026 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। दोस्तों इस मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए है, और इसका पहला चरण 3 वर्षों के लिए 2021 से 2024 के लिए लागू किया जाएगा।
डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्रीय स्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है और डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, जो इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। दोस्तों, ये मिशन, इसमें क्या है खासियत, इसकी खासियत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस मिशन में क्या किया गया है कि इसके तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी यानी मैन्ड सबमर्सिबल जो है, इसका विकास किया गया है। और अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन ही ऐसी प्रौद्योगिकी से युक्त हैं। मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। दोस्तों, डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है। डीप ओशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक भी घोषित किया है। और फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक माना गया है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, डीप ओशन मिशन ये 5 वर्ष के लिए भारत का एक डीप ओशन यानी महासागर में अत्यधिक गहराई तक का मिशन है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। और इसमें दोस्तों देखिए, ब्लू इकोनॉमी यानी महासागरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का इसमें पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि महासागरों से प्राप्त संसाधनों का राष्ट्रहित में उपयोग किया जा सके। अब अगला टॉपिक है दोस्तों, अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला OECM स्थल। OECM स्थल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं अरावली जैव विविधता पार्क के बारे में। दोस्तों, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है। ये दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा प्रदान किया गया है। और गुरुग्राम में स्थित 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन में परिवर्तित करने के माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया है। ये पार्क दोस्तों गुरुग्राम नगर निगम और IAG गुड़गांव का एक संयुक्त उद्यम है। देखिए, ये पार्क दोस्तों 392 एकड़ क्षेत्र में गुरुग्राम हरियाणा में विस्तृत है और वर्ष 2018 में पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा केंद्र CERE के एक अध्ययन के अनुसार ये पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और अप्रैल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम ने वर्ष 2021-31 तक के लिए अरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण के लिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और आप जानिए कि ये पार्क एक बड़े कार्बन सिंक का कार्य करता है और विभिन्न अध्ययनों को संचालित करने का समृद्ध स्रोत है। OECM क्या है? भारत का पहला OECM स्थल अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि हरियाणा गुरुग्राम में है। तो OECM के बारे में जानते हैं। इसका पूर्ण रूप है दोस्तों, देखिए, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स OECM। ये उन क्षेत्रों के लिए एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि नवंबर 2018 में जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में OECM की निम्नलिखित परिभाषा को अंगीकृत किया गया था कि प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र से पृथक एक ऐसा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण के लिए सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रतिबंधित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए, जो है गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क है, इसको भारत के प्रथम
OECM स्थल का दर्जा दिया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नए भारतीय रामसर स्थलों के बारे में, और ये पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण यानी टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत की 2 नई आर्द्रभूमियां यानी वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है। ये आर्द्रभूमियां कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। भारत के 49 रामसर स्थलों के अंतर्गत देखिए 10,93,636 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और ये जामनगर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। और दूसरा जो रामसर स्थल है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। और इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। पूरे भारत में आप जानते हैं कि भारत के 49 रामसर स्थल हैं और इसके पहले 14 अगस्त 2021 को भारत ने 4 नए आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के लिए निर्दिष्ट किया था। ये 4 स्थल देखिए गुजरात के 2 बधवाना आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और हरियाणा के 2 भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात के बड़ोदरा जिले की डभोई तहसील में है। 100 वर्ष से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण 1909-10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने करवाया था। और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में है। थोल झील मानव निर्मित है और उथले जल का दोस्तों सैलो वाटर की छोटी झील है, जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। मूलतः वर्ष 1912 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित इस झील को 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आर्द्रभूमियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य ये मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है भिंडवास, हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अब आइए दोस्तों सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य के बारे में जानते हैं। एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया है। तो TX2 अवार्ड क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों 25 जनवरी 2022 को विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 दिया गया है। इसके अतिरिक्त बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को भी TX2 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इन दोनों स्थलों को वर्ष 2010 की तुलना में बाघों की आबादी में दोगुनी वृद्धि करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेपाल स्थित खाटा वन संरक्षण क्षेत्र इसको बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु के ईरोड जिले में है। इसे वर्ष 2013 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और ये अभयारण्य 1408.405 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और ये अभयारण्य नीलगिरी जैवमंडल भूदृश्य का अंग है, जहां विश्व में बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। दोस्तों वर्ष 2011 में इस बाघ अभयारण्य में मात्र 25 बाघ थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या बढ़कर 80 तक पहुँच गई है। TX2 अवार्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए TX2 अवार्ड बाघ संरक्षण अवार्ड जो है टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड है। ये इसमें CATS यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पैंथेरा, UNDP लायन शेयर, वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी और WWF की टाइगर्स अलाइव पहल इसके अंतर्गत शामिल है। तो TX2 बाघ संरक्षण अवार्ड इन संगठनों और कार्यक्रमों की भागीदारी में
प्रदान किए जाते हैं, जो कि बाघ संरक्षण के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अभयारण्य हैं उनको। अब आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खंड भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। दोस्तों, भारत की ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, ISFR 2021 शीर्षक से 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। याद रखिएगा, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसके अंतर्गत देश का कुल 24.62% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है और संपूर्ण वनों का जो क्षेत्रफल है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 21.71% भाग पर वनावरण और 2.91% भाग पर वृक्षावरण कुल 24.62% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्र का 6.1% यानी कि लगभग 7% है। तो उत्तर प्रदेश में अगर जो हम वन क्षेत्र के आंकड़ों की बात करें तो ये भारत के वन क्षेत्र से भी बहुत कम है, यानी 1/3 है। भारत में जहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% वन हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% पर वन हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है, जहाँ पर वनावरण प्रतिशतता 84.53% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33% और उसके बाद तीसरे स्थान पर मेघालय है, जहां 76% वनावरण है। इसके अलावा ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। दोस्तों, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। और ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले भदोही यानी संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया हैं, जहां पर न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट हैं। अब आइए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित करेंट अफेयर्स, इसका जो पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है और इसकी घोषणा तमिलनाडु के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई है। काजू वैली आर्द्रभूमि ये पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने के लिए अधिसूचना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत जारी की गई है और ये आर्द्रभूमि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर और मरक्कनम तालुका में स्थित है। और दोस्तों, वनूर और मरक्कनम तालुका के 5151.60 हेक्टेयर संयुक्त क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। तो याद रखिएगा, काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु में स्थित है और वहाँ का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है और इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में माना जाता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, काजुवेली आर्द्रभूमि ये पुलिकट झील के बाद साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस आर्द्रभूमि में कौन कौन से पक्षियों का जो है आश्रय स्थल या आहार स्थल है, देखिए काली पूंछ वाली चंचुकी यानी ब्लैक टेल्ड गोडविट्स, यूरेशियन कलरियू और सफ़ेद सारस। और ये पक्षी मध्य एशिया और साइबेरिया जैसे ठंडे उपार्कटिक क्षेत्र के प्रवासी पक्षियों के लिए आहार स्थल और उसके लिए जो है यहाँ पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, काजुवेली या काजुवेली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का ये 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है और ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में वनूर और मरक्कनम तालुका में स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने करंट अफेयर्स के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के भाग 1 को देखा। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।